हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सत्येंद्र कुरवंशी। दोस्तों, आपने लड़ाई तो बहुत देखी होगी, बात सुनी होगी। एक इतिहास में वो दर्ज लड़ाई, जिसे लड़ाई कहो क्या बेवकूफ़ी। 9 लाख की सेना से ढह गए थे मात्र 2000 सैनिक। जी हाँ दोस्तों, उस बब्बर शेर की कहानी जिसे इतिहास व बुंदेलखंड के हर व्यक्ति व नौजवान की मुँह से आप सुन सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सिरसागढ़ की लड़ाई। सिरसागढ़ पहले वक्षराज का राज था। उसकी मरने के बाद दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने जीतकर इसे अपने राज्य में मिला लिया था। अपने पिता के राज्य को लेने के लिए मलखान अपने साथियों के साथ सिरसागढ़ की लड़ाई लड़ी। चलो दोस्तों, जानते हैं सिरसागढ़ की संपूर्ण लड़ाई के बारे में। आहला को बड़ा भाई मानकर कुंतल, मलखान, ब्रह्मा और भेवा उसकी आज्ञा को पिता की आज्ञा मानकर पालन करते थे। एक दिन मलखान ने आला से शिकार खेलने जाने की अनुमति मांगी। आला ने समझाया कि बेबजाय कहीं किसी से लड़ाई हो जाएगी, अब अपने क्षेत्र में ही शिकार खेल लो। मलखान ने कहा, दादा मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, अकेला जाऊँगा, सेना को ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आला ने अनुमति देते हुए समझाया कि किसी से उलझना मत। मलखे बोला, दादा पहली गलती पर ध्यान नहीं दूंगा, दूसरी बार किसी ने छेड़ा तो क्षमा कर दूंगा, पर तीसरी बार गाली दी तो मुँह में तलवार ठोस दूंगा। इस तरह मलखान अकेला ही शिकार खेलने निकल पाया। दूर तक जंगल में भटकता रहा, परंतु कोई शिकार पसंद न मिला। तो खैर बाद एक दिन हिरन दिखाई दिया। मलखान ने तीर मारा, हिरन गिर गया। मन के हिरन के पास पहुंचा तो सिरसागढ़ का राजा पारथ अपने घोड़े पर आ पहुंचा। बोला, मेरे शिकार को तुमने क्यों मारा? मैं इसे ढेर करना रहा था, तब तुमने इसे क्यों मारा? मलखान बोला, मैं नहीं मारा तो मेरा हो गया। पहले तुम मार देते तो मैं कुछ ना कहता, पर तुम कौन हो? पारथ तो नया नया राजा बना था, क्रोध से कांपने लगा। बोला, मैं सिरसा का स्वामी हूँ, मेरा नाम पारथ है, दिल्लीपति पृथ्वीराज का भतीजा हो, पर तुम मेरे राज्य में क्यों घुसे? तुम कौन हो? मलखान ने कहा, मेरा नाम मलखान है, महोबा का राजकुमार हूँ। यह क्षेत्र महोबा की सीमा में है, तुम्हारी बाप का नहीं है। यह क्षेत्र महोबा की सीमा में है, तुम्हारे बाप का नहीं है। पारस सिंह ने कहा, पहले यहाँ वक्षराज का राज, उसके मरने के बाद दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने जीतकर इसे अपने राज्य में मिला लिया और मुझे यहाँ का शासन सौंप दिए। यह सुनकर तुम मलखान विफल हो गया। वह मेरे ही पिता का है, मैं वक्षराज का ही। पारस सिंह ने कहा, तो मैं पहले तेरा शिकार करता हूँ, पहले अपनी मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मलखान ने कहा, पहला बार तुम ही करो। मलखान और पारस में घनघोर युद्ध होने लगा। कुछ समय पश्चात पारस जब हारने लगा तो वह अपने भारत का मलखान पर जोर नहीं चला और अपने घोड़े के साथ उल्टे पाँव भाग गया। जब शिकार खेलने के बाद मलखान महोबे आकर उसने आला को सारी कहानी सुनाई, फिर सिरसा पर अपनी अतकाल की बातें ही। आला ने कहा, उस विषय पर तो बात राजा परमाल से होनी चाहिए, यह तो राज्यों का मामला है, नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो। राजा परमाल का दरबार इंद्र की समान शोभित। मलखान ने प्रवेश करते प्रणाम किया और फिर राजा के समीप पहुंच गई। राजा परमाल ने उसे अपने निकट बैठा लिया और पूछा, मलखान आज क्या समस्या आ गई है? तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे की शान है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी डरी को। तब मलखान ने कहा, सिरसागढ़ पर मेरे पिता का राष्ट्र, मैं अपना राज वापस लेना चाहता हूँ, आप इसकी अनुमति प्रदान करें। राजा परमाल समझाने लगे, तुम महोबे की बात को मारो, शांति से अपने राज्य में मौज करो, सिरसा की इच्छा ही मत करो। दिल्लीपति पृथ्वीराज से शत्रुता करना हमें भारी पड़ सकता है, बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल क्यों लें? पर मलखान की समझ में कोई डिसीजन नहीं आया। उसकी तो एक ही बात थी कि हमारे जवान होते हुए हमारे हिस्से पर कोई और राज क्यों करे, यह हमारी शान की विरुद्ध है। अतः हुआ तो युद्ध की अनुमति की अतिरिक्त कुछ और सुनना ही नहीं चाहता। मलखान बोला, मैं खुद आग में तुलना चाहता हूँ, मैं स्वयं मृत्यु का स्वाद लेना चाहता हूँ, आपने मुझे पाला है, तैयार किया, अतः आपकी अनुमति चाहता हूँ। विवश होकर नम आंखों से राजा परमार ने कहा, अच्छा तो यही रहेगा कि पृथ्वीराज से शस्त्रता मोल माने, परंतु यदि शिक्षा लेना पीड़ित है तो क्या मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी विजय की कामना करता हूँ। मलखान ने राजा की चरण स्पर्श की और तुरंत दरबार से चल पड़ा। उसमें एक आदम उत्साह था। वह रानी मलना के पास भी आशीर्वाद लेने गया। आता मलना ने उसे पुचकारा, छाती से लगा और विजय के लिए आशीष दिया, परंतु अकेले जाते देख उनकी आंखों में आंसू थे। अतः मैं वह माता त्रिका के पास गया, उनसे भी दली मिला, चरण स्पर्श की और चल पड़ा। तब तक और सैकड़ों साथी पहुँच गए। मलखान ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु वे सब साथ चल दिए। साथ पी, साथ खाना खाया, साथ पाए और साथ ही युद्ध करा सकी, तो अब साथ जीवन बनना है, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। मलखान अपनी साथियों के साथ सिरसा की ओर चल पड़ा। घने जंगल पार करके जब सिरसा की खुश रह गया तो उन्होंने काफला रोक दिया। रात को वही विश्राम किया। प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त को युद्ध की तैयारी की। तभी विचार बढ़ा कि सिरसा के पारस सिंह को पत्र लिखकर सावधान करना चाहिए। मलखान ने पत्र लिखा, सम्मानपूर्वक संबोधन करके लिखा, सिरसागढ़ मेरे बाप का है, मैं इसे लेने आ गया हूँ, आप तुरंत सिरसा खाली करके चले जाएं। इसी में दोनों पक्षों और नगरवासियों का हित है, अन्यथा युद्ध से निर्णय तो ही उड़ जाएगा। हरकारा पत्र लेकर पारत के पास पहुंचा। पत्र पढ़कर पारत क्रोधित हो गया। इसी समय सेनापति को युद्ध के लिए तैयार का आदेश कर दिया गया। इधर के नगाड़ों की आवाज के साथ ही मलखान भी सिरसा की ओर आगे बढ़ा।
दोनों ओर से सेनाएं सम्मुख थी। मलखान से भारत तहरीक बढ़ाया हुआ था। अब फिर सिरसा की सैनिकों में भगदड़ मची। भारत भी शाम होने तक तो लड़ा। फिर उसने दिल्ली पति पृथ्वीराज को संदेश भेज दिया, महोबा वालों ने आक्रमण कर दिया है, आप मदद के लिए सेना भेज दो। हरकारा रात भर घोड़ा दौड़ाता हुआ दिल्ली पहुंचा और राजा पृथ्वीराज को पत्र दे दिया। पृथ्वीराज ने धारू की नेतृत्व में कुमुक भेजी। साथ ही धीर सिंह को भी संदेश भेज दिया कि वह अपनी सेना ले जाकर भारत की सहायता करे। इधर प्रातः होते ही महोबे में राजा परमान ने आना से कहा, यदि मलखान को भगवान ना चाहे कुछ हो गया तो जग हसाई होगी। सब कहेंगे कि अकेले लड़के को भेजकर मरवा दिया। अब सेना लेकर सिरसा पहुंचो और मलखान की भरपूर सहायता करो। महोबे की सेना तोपें, हाथी, घोड़े और पैदल सब आनंद फानंद में तैयार होकर चल पड़ी। ऊपर के नेतृत्व में सेना सिरसा पहुंचने लगी। जब आला को पता चला कि भीम सिंह भी बनने को तैयार है तो आला भी अपनी सेना के साथ लेकर मलखान की सहायता के लिए चल पड़ा। धांधु, चौड़ा और चंदन की फौज तो दिल्ली से सिरसा पहुंच ही रही थी। वीर सिंह और आला आमने सामने टकरा गए। धीरज सिंह ने कहा कि सामने से अपना घोड़ा हटाओ, आला वो हमारा घोड़ा कहर है। आप अपना हाथी दाएं बाएं तन दोनों भय गए तो धीरज ने शान फेंक मारी। आला ने बचाव कर लिया। शान नीचे जा गिरी। धीरज ने उल्ट उठाकर चलाया। दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। धीरज ने तब पूछा, तुम कौन हो? आला ने कहा, मैं तक्षराज का पुत्र हूँ, आला महोबे के राजा फरमान का पालित हूँ। मैं धीर सिंह से मिलने जा रहा था। तो धीरज सिंह, तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरज भी आला से मिलकर खुश हुआ, दोनों मित्र बने। आला ने कहा, वक्षराज चाहता कि मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे शिष्या पर कब्जा कर लिया। पारस सिंह से शिष्या वापस दिलवा दूँ तो खून खराबा किया जाए। धीरज की शब्द यही न्याय लगा। शिष्या पहुंचकर पिछले भारत को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ नहीं आता। भारत नहीं माना और दोनों रूप से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गई। तो भारत को लगना कि एक भी अपनी बराबरी से लड़े। आला ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, भारत पर मलखान लड़े। धांधु और उदर लड़े। धीरज सिंह से पारहन सैयद लड़े। चंदन से ढेबा और चौड़िया राय से मैं स्वयं लड़ूंगा। युद्ध शुरू हो गया। महोबे की वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। दनादन तलवारें बजने लगी। भारत सिंह युद्ध हारता हुआ देखकर अपनी जान बचाकर दिल्ली भाग गया और मलखान ने सिरसागढ़ को फतह कर लिया। आला ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबा को वापस चले। मलखान ने तालहन चाचा से कहा कि मुझे 10 तो 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक ही दे दो। तलहन ने तुरंत इतने हथियारबंद सैनिक दे दिए और कहा कि जब किसी वस्तु की जरूरत हो तो महोबे को खबर कर देना। आल्हा, उदल, ढेबा, ब्रह्मा और तालहन महोबा लौट आई। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गई। रानी तिलका और देवनाम ने सिरसा जाने की इच्छा प्रकट की। उधर भारत ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाथ सुनाए और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसा में वापस दिलवाओ। तब पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से इकट्ठा कर लेंगे। तब भारत दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया। आगे की सिरसा की लड़ाई भाग 2 में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।